आज मैं आपके सामने खेलों को लेकर जो पुरस्कार मिलते हैं प्रतिवर्ष भारत में, उसको लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये पुरस्कार जो कि राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि इसमें सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों के लिए, और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रशिक्षक होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं, और इसके अलावा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते हैं खेलों में अपने योगदान के लिए। तो ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, और लेकिन अभी तक जो पुरस्कार है एक एक खाना पूर्ति लगती है कभी कभी, और निश्चित ही एक निपटारा जैसी स्थिति पैदा हो गई हमारे देश में इन पुरस्कारों को लेकर। हालांकि ये पुरस्कार मिलने के बाद खिलाड़ियों को कुछ धनराशि और कुछ उनका मान सम्मान और नाम हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर निश्चित रूप से आती है कि इन पुरस्कारों को लेकर कोई भी मानक और क्राइटेरियाज नहीं है, स्पष्ट मानक और क्राइटेरियाज नहीं है। अभी किस आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं, निश्चित रूप से खिलाड़ियों ने अपना अहम भूमिका निभाई होती है विश्व पटल पे भारतीय खेल के संदर्भ में। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जैसे खेल रत्न पुरस्कार को ही लीजिए, अगर ये किस आधार पर आप इसको आवंटित करेंगे, किस खिलाड़ी को देंगे, इसके आपके पास कोई भी निर्धारित मानक नहीं है। ये अब खेलों की अलग अलग स्थिति है विश्व में। एक तो आप प्रतिस्पर्धा के स्तर पर देख सकते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा या ग्लोबल कंपटीशन कितना है इस खेल में, वो भी आधार बनता है। और विश्व स्तर पर जो पदक जीतते हैं, या ओलंपिक इवेंट हों या विश्व चैम्पियनशिप हों, इनमें जो भी पदक जीतते हैं उसके आधार पर हम खिलाड़ियों को ये पुरस्कार से नवाजते हैं, देते हैं। लेकिन अभी भी ये पूरी प्रक्रिया महज एक खाना पूर्ति और निपटारे की जैसी लगती है कि हर साल ये पुरस्कार आएंगे और हमने देने होंगे। न ही पुरस्कार पाने वाले का उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, और न ही पुरस्कारों का कद ही बढ़ रहा है इसको लेकर। मुझे लगता है जो भी पैनल या जूरी इन खेलों के पुरस्कार को आवंटित करने के लिए बैठती है, उसके पास काफ़ी गहरी दृष्टि होनी चाहिए खेलों को लेकर। उसके पास पर्याप्त आधार होने चाहिए, खेलों की बारीक से बारीक समझ होनी चाहिए कि इस खेल की विश्व पटल पर क्या स्थिति है, और इस खेल में जो खिलाड़ी का अचीवमेंट है वो कितना बड़ा है। क्योंकि अलग अलग खेल हैं, इवेंट हैं, उसमें अलग अलग परिस्थितियाँ विश्व में खेलों के सापेक्ष आती हैं। कुछ खेलों में अपेक्षाकृत कम चुनौतियाँ होती हैं विश्व पटल पर, और कुछ खेलों में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन खेलों में जहाँ पर कि खेलों में ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, अगर कोई खिलाड़ी विश्व स्तर पर क्वालिफाई भी करता है तो वो भी इसका दावेदार माना जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही इतनी तकड़ी है, इतनी मजबूत है यहाँ पर, कि उसका हक नहीं छीना जा सकता उससे। क्योंकि प्रतिस्पर्धा के रहते हुए जिस स्तर पर भी, जहाँ तक भी वो पहुँचा है, वो दूसरे खेल के किसी पदक लाने वाले खिलाड़ी से कमतर नहीं माना जा सकता है। मसलन मैं एथलेटिक्स जैसे इवेंट को लेता हूँ, एथलेटिक्स से जैसे इस खेल को लूँगा, देखिए इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर शायद कोई ओलंपिक के लिए अगर कोई हमारा भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई भी करता है तो उसकी उपलब्धि को आप कमतर नहीं आंक सकते, नहीं माना जा सकता है। और वो भी इस आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का हकदार हो सकता है। हालांकि कोई दूसरे खेलों में पदक जीत भी लेते हैं, हालांकि उनको ये खेल पुरस्कार मिल जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है निर्धारित कर पाना किसी भी जूरी या पैनल के लिए। फिर भी हमें अगर हमारी बारीकी से इसके बारे में हमारे पास समझ हो, इसके बारे में जानकारियाँ हों, और बारीक वैश्विक पटल पर, चाहे एशियन स्तर पर हो, वैश्विक स्तर पर हो, या कॉमनवेल्थ स्तर पर हो, सब में खेल की स्थितियाँ और हमारी जानकारी मजबूत होगी तो ये पुरस्कार बहुत ही ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी होंगे, और उचित मिल पाएंगे लोगों को। और इससे पुरस्कारों का महत्व भी बढ़ेगा, और पुरस्कार पाने वाले का भी कद बढ़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा। जैसे क्रिकेट का एशिया कप होता है, देखिएगा आप गौर करिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट का एशिया कप होता है, इसमें एक अपेक्षाकृत जो कंपटीशन है काफ़ी कम है।
लेकिन इससे भी एक छोटा टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, वो है साउथ एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप होती है, जो कि सार्क देशों के मध्य खेले जाने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप है। आप ताजुब करेंगे, एशिया कप से क्षेत्रीय आधार पर तो छोटा टूर्नामेंट है ये, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का स्तर ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए, जहाँ एशिया कप क्रिकेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर आती है, 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मुकाबला मुख्यतः भारतीय टीम आसानी से ही ये खिताब लगभग हासिल करने में कामयाब हो जाती है। आज जिस स्थिति में भारतीय टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है, हालांकि कभी कभी उलटफेर हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है आज की तारीख में एशियन रीजन में, कह सकते हैं। हालांकि एशियन रीजन ये भी नहीं है, ये भी साउथ एशियन रीजन ही है तकनीकी रूप से, लेकिन इसको एशिया कप ही बोलेंगे, मजबूरी है। देखिए, सारी टीमें इसमें एशिया की हैं, 5 की 5 टीमें, और क्वालिफायर टीम अगर बाकायदा कहीं और दूसरी वेस्ट पश्चिम एशिया से या पूर्वी एशिया से या पैसिफिक एशिया से आ जाए तो अलग बात है। अगर नेपाल जैसी टीम अगर यहाँ पर क्वालिफाई कर जाती है तो पूरा टोटली साउथ एशिया कप हो जाएगा ये। हालांकि तकनीकी रूप से तो मान्य होगा, लेकिन जो क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो क्षेत्र के देश हैं, जिस परिक्षेत्र के देश हैं, तो साउथ एशियाई रीजन के ये देश माने जाएंगे। इसमें भी फुटबॉल में भी लगभग यही स्थिति है। अगर साउथ एशियन फेडरेशन कप चैंपियनशिप होती है, इसमें जो पार्टिसिपेट टीमें करती हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और नेपाल की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा होता है। देखिएगा, साउथ एशियन फेडरेशन चैम्पियनशिप में, और भारतीय टीम हालांकि यहाँ पर काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन कभी कभी मालदीव या नेपाल या दूसरी टीमें भी उसको चुनौती देने में कामयाब हो जाती हैं और उलटफेर होता है। इसी वर्ष आपको शायद याद होगा कि इस बार मालदीव ने उससे पराजित किया था भारतीय टीम को और चैम्पियनशिप जीती थी साउथ एशियन फेडरेशन की। तो ये अलग अलग स्थितियाँ विश्व में। एक ये उदाहरण है कि वैश्विक पटल पर जो कंपटीशन है वो अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं उसके। इसके लिए हमें मानक निर्धारित करने होंगे।